वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने जो प्योर सर्किट्स हैं आपके सी सर्किट, एल सर्किट, आर सर्किट और तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है सीरीज़ में, उसको पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एल सी आर सर्किट का, जो अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें कैसे आपका फेजर डायग्राम बनेगा, आप कैसे करंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे आज एल सी आर पैरेलल सर्किट के बारे में। देखिए एल सी आर सर्किट पैरेलल में किस तरह से ऐड हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए एल है और ये आपका जो है सी है और ये आर, ये आपका हो गया इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस। इन तीनों को अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है तो जो इनको इनके तीनों साइड्स हैं उनको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर हम इसको इनपुट सप्लाई देंगे और वो सप्लाई होगी आपकी एसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जब आप पैरेलल सर्किट देखते हो कोई, तो पैरेलल सर्किट में जो करंट होती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ I1 करंट गई, तो I1 ना लिख के यहाँ पर हम अगर इंडक्टर यूज़ करें तो यहाँ पर IL लिख देते हैं। यहाँ पर आपका लिख देते हैं IC कैपेसिटर है और यहाँ पर IR लिख दिया हमने। और यहाँ पर जो टोटल जो इक्विवेलेंट करंट जाएगी वो कुछ मान लीजिए I है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IL प्लस IC प्लस IR। तो करंट तो तीनों में डिवाइड होकर जाती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो सभी पर सेम होता है। जैसे यहाँ पर आप जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे V0 साइन ओमेगा टी, वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। तो वोल्टेज यहाँ पर सभी में सेम होने वाला है, तो हम यहाँ पर वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका वोल्टेज होता है, मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो एक ही फेज़ में होते हैं। ये आपका हो गया IR। अब अगर आप कैपेसिटर की बात करें तो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में आपने देखा था कि जो करंट होता है वो वोल्टेज से लीड कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी ये करंट है IC, तो यहाँ पर आपका V हो जाएगा, ठीक। और इसका जस्ट अपोजिट होता है इंडक्टर के केस में। इंडक्टर में ये अगर आपका वोल्टेज है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा IL, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पर जो करंट होता है इंडक्टर के केस में वो वोल्टेज से लैग कर रहा होता है, लेकिन कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होता है जो करंट होता है वो वोल्टेज से लीड कर रहा होता है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर देखिए सभी में जो कॉमन है जो आपका V है, तो यहाँ पर हमने इधर लिख लिया V को। अब यहाँ पर IR आपका इसी डायरेक्शन में है और जो IL है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, IC जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही आपकी तीन कंडीशंस बन जाएंगी। एक कि अगर IC जो है IL से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, अगर IC IL से बड़ा है तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट बन जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, IC माइनस IL, और इधर आपका IR है। तो अगर आप इक्विवेलेंट करंट की बात करें जो कि आपका I है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, IC माइनस IL का होल स्क्वायर प्लस में IR का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये आ जाएगी इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू। अब चाहे IC IL से बड़ा हो या IC IL से छोटा हो, मतलब जो कैपेसिटर में करंट जा रही है वो इंडक्टर में जा रहे करंट से कम है या ज़्यादा है, दोनों के फॉर्मूले सेम ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके डिफरेंस का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू माइनस लिखें पॉजिटिव लिखें, वैल्यू तो सेम ही आनी है, बट यहाँ पर डायरेक्शन जो होगा वो कुछ अलग होगा, एंगल जो आएगा वो कुछ अलग आएगा। तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट करंट आपका। इसके बाद देखिए वोल्टेज तो आपको पता ही है इतना है, करंट इतना है, तो यहाँ पर आ गया करंट की वैल्यू। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहें जो इम्पीडेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए हमें जैसे पता है कि यहाँ पर जब आपका इंडक्टर आता है तो हम यहाँ पर इसको दिखाते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ के लिए, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ही होता है आपका जो रेजिस्टेंस होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग XL से रिप्रेजेंट करते थे और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पर R होता था। तो जैसा कि फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, सेम यही फार्मूला सभी के लिए होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XL इंटू में जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है IL इज इक्वल्स टू हो जाएगा V के बराबर, सेम एज यहाँ पर IC इक्वल्स टू V के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R इंटू IR इक्वल्स टू V के बराबर। तो ये देखिए आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर अगर रख दिया जाए I की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, V बाई XL हो जाएगा,
तो यहाँ से सब जगह V कॉमन है, तो V आपका बाहर से निकल के कट जाएगा। क्या बचेगा, 1/1 में आपका जो इम्पीडेंस है इक्वल्स टू IC की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/में XC माइनस में 1/में XL का होल स्क्वायर प्लस में V/R रहेगा, तो V बाहर से कट जाएगा, आपका बचेगा कितना, 1/R का स्क्वायर और ये अंडर रूट में। तो ये आ गई इम्पीडेंस की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आपको इम्पीडेंस पता चल गया, करंट पता चल गया। अब अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा V = IZ, तो यहाँ पर आपको Z की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। इसका आपको इन्वर्स निकालना होगा, तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी करंट की और वोल्टेज की। और यहाँ पर ये इसका हो गया फेज़ डायग्राम। तो अब देखिए इसका फेज़ डायग्राम जो इसका ये बना था, ये आ जाता है I और ये आ जाता है V। अब यहाँ से अगर आपको इसका बताना हो कि फेज़ डिफरेंस कितना है, फेज़ एंगल कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा tan phi बराबर, जिससे आप निकाल रहे हैं उसको आप नीचे लिखेंगे IR और बाकी बची हुई वैल्यूज़ ऊपर, तो कितना हो जाएगा IC माइनस IL। और यहाँ पर देखिए सभी वैल्यूज़ आपको पता है। IC = क्या हो जाएगा, V/XC, तो V हर जगह कॉमन है, तो यहाँ से कट जाएगा 1/XC माइनस 1/XL डिवाइडेड बाई 1/R। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा XL माइनस XC और मल्टीपल में इधर R चला जाएगा और नीचे आ जाएगा XC इंटू में XL, और इधर आप अगर इसको फाई लिख दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स में इतना। तो ये आ जाएगा आपका फेज़ एंगल आ गया। किससे आ गया, आपके यहाँ जो आपने रेफरेंस माना हुआ है ये वाला एंगल आपको पता चल गया, ये हो गया फाई। तो अब देखिए यहाँ तक हमने क्या क्या निकाल दिया, इसका फेज़ डायग्राम बना दिया, कुछ इस तरह का फेज़ डायग्राम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक बात और, अगर आपके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो बराबर हो जाएं, IC करंट और IL करंट बराबर हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR² हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू जो आपके रेजिस्टेंस में जितनी वैल्यू जा रही होगी वही इसके करंट की वैल्यू हो जाएगी। IC = हो जाएगा IR। देखिए यहाँ पर आपका फेज़ डायग्राम हो गया, ये इसका फेज़ एंगल हो गया। फेज़ एंगल की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब देखिए दो टर्म्स और थे, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव फैक्टर क्या होता है आपका, जो आप यहाँ से फाई निकालें, अगर यहाँ से आप cos फाई निकाल लें तो जो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी हो जाती थी एक्टिव फैक्टर, और यहीं से अगर आप इसकी साइन की वैल्यू निकाल लें sin फाई, तो वो आ जाता है रिएक्टिव फैक्टर। और यहीं से अगर आपको एक्टिव पावर निकालना हो तो एक्टिव पावर जो हो जाती है ये हो जाती है P = आपका VI होता है। तो यहाँ पर अगर आप एक्टिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी एक्टिव पावर आ जाएगी VI cos फाई। और अगर आपने रिएक्टिव फैक्टर निकालना है, रिएक्टिव पावर निकालना है, तो ये हो जाएगा VI sin फाई। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है LCR पैरेलल सर्किट। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3 फेज़ के बारे में, 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं और उनके बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे।